Welcome to our channel Nerdy Neuron, and today we are going to talk about some special characteristics of synaptic transmission. Like we will talk about the what is the effect of fatigue on synaptic transmission, what is the effect of acidosis on synaptic transmission, alkalosis and synaptic delay. So these all are the special properties of synaptic transmission. So the first property which we will discuss today is fatigue. So fatigue is simply tiredness of synaptic transmission. All right. So when there are excitatory synapses, there are two types of synapses. कुछ excitatory होती हैं और कुछ inhibitory होती हैं. If there are excitatory synaptic और वो repeatedly stimulate हो रही हैं rapid rate से, if they are stimulated repeatedly and with the rapid rate, बार बार स्टिमुलेट हो रही हैं वो एक रैपिड रेट से, so what will happen? The number of discharges by postsynaptic neuron is more first. जो पहले डिस्चार्ज होगा वो बहुत ज़्यादा होगा. The discharge will increase. जो डिस्चार्ज रीच करता है, एक प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है, तो यहाँ पे जो डिस्चार्ज होगा इनिशियली द डिस्चार्ज विल इंक्रीजेस, बट लेटर ऑन विद इन फ्यू मिली सेकेंड और सेकेंड जो डिस्चार्ज होगा ये कम होने लगेगा. ये दिस डिस्चार्ज विल डिक्रीजेस एंड दिस मेक्स द कंडीशन ऑफ फटीग एंड दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड फटीग. तो हमने क्या किया, रिपीटेडली हमने इसको एक्साइट किया, एक्साइटेटरी कुछ साइनेप्सिस को रिपीटेडली एक डिस्चार्ज प्रोवाइड किया था. पहले इंक्रीज होता है डिस्चार्ज पोस्टसिनेप्टिक मेम्ब्रेन में, उसके बाद वो डिक्रीज हो जाता है, तो वी कॉल इट फटीग. अब इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ न्यूरो साइनेप्टिक ट्रांसमिशन because it is basically important when it is a protective response, because when these neuronal synapses are overexcited, when they will overexcited, तो फटीग क्या करता है, वो प्रिवेंट करता है एक्सेस एक्साइटेबिलिटी को. फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ कन्वर्जेंस और सीजर क्या होता है, व्हेन देयर ब्रेन है, ओके, तो ब्रेन में कुछ ऐसे फोकाई हैं जहाँ पे एक्सेसिव एक्साइटेबिलिटी है, बहुत एक्सेसिव एक्साइटेबिलिटी है यहाँ पे न्यूरॉन्स की. साइनेप्टिक ट्रांसमिशन इज एक्सेसिबल. सो व्हाट विल हैपन, दिस एक्सेसिव एपिलेप्टिक एक्साइटेबिलिटी इज डिप्रेस बाय द फटीग. इसको कौन करेगा डिप्रेस? विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ फटीग. So this fatigue property is a protective response. So this is the protective mechanism against the excess neuronal activity जो कहीं भी फोकाई में स्टार्ट हो गई थी और जो प्रोड्यूस करती है एपिलेप्टिक सीजर्स को. Now there are 5 regions, 5 कारण इसके क्यों होता है फटीग. तो हाउ इट fatigue occurs. The first, if this is the neuromuscular neuronal junction, ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है, ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है, मीन्स ये एफरेंट है और ये इफरेंट न्यूरॉन है. और प्री साइनेप्टिक या प्रोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, प्री साइनेप्टिक हो गया, प्रोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है ये. सो जो पहला जो कारण है, एग्जॉशन और पार्शियल एग्जॉशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर इन प्री साइनेप्टिक टर्मिनल्स. अब यहाँ पे वेसाइकल्स थी जिसके अंदर में न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसको हम बोलते हैं एसिटाइलकोलिन. वो कुछ भी हो सकता है, एक्साइटेड भी हो सकता है और इनहिबिटरी भी हो सकता है. तो यहाँ पर क्या होता है, पहला तो फर्स्ट रीज़न का क्या है, एग्जॉशन. अगर ये ख़त्म हो जाए न्यूरोट्रांसमीटर
एग्जॉस्ट हो गया। तो दिस इज द फर्स्ट रीज़न ऑफ क्रिएटिंग द फटीग। सेकेंड इज प्रोग्रेसिव इनएक्टिवेशन ऑफ पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर। यहाँ पे मतलब कुछ रिसेप्टर्स भी थे, जैसे हमने पढ़ रखा था यहाँ पे एनएन रिसेप्टर्स होंगे अगर ये दो नर्व टू नर्व हैं, अगर नर्व टू मसल है तो वहाँ पे एनएम रिसेप्टर्स होगा। तो दीज आर दी एनएन रिसेप्टर्स। अब ये जो एन रिसेप्टर्स हैं ये इनका भी प्रोग्रेसिव इनएक्टिवेट, अगर ये इनएक्टिवेट हो जाएं, अगर ये इनएक्टिवेट हो जाएंगे तो अगर न्यूरोट्रांसमीटर कितना भी हो, बट अगर पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर्स कम हो गए हैं तो फिर से यहाँ पे एक बार मेम्ब्रेन डिपोलराइज नहीं होगी, और दिस इज द सेकेंड रीजन फॉर क्रिएटिंग ऑफ द फटीग। नाउ अब थर्ड रीज़न क्या हो सकता है? स्लो डेवलपमेंट ऑफ एबनॉर्मल आयंस इनसाइड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरल सेल। मतलब यहाँ की कुछ परमेबिलिटी चेंज हो जाए, कुछ एबनॉर्मलिटी हो जाए आयंस में इनसाइड में, तो दिस इज द थर्ड रीज़न। सो इन दिस वे देयर आर थ्री स्पेसिफिक mechanism of fatigue. First, when there is exhaustion of neurotransmitter. Second, when there is inactivation of postsynaptic receptors. And third, when there is so development of abnormal ions inside the postsynaptic neuron tract. So in this way fatigue develops. Now the second, now let's move on to what is the effect of acidosis on synaptic transmission and alkalosis on synaptic transmission. Acidosis क्या करेगी? एसिडोसिस को पहले पढ़ लेते हैं, और साइड बाय साइड अल्कालोसिस। दोनों अपोजिट हैं। अगर नॉर्मल पीएच 7.4 है, ठीक है, अगर नॉर्मल पीएच 7.4 है तो एसिडोसिस में क्या होती है? पीएच कम होती है। मतलब लेट्स अज्यूम 7 हो गई, कम हो गई, या फिर 7 से भी कम हो गई, 7 और लेस देन 7, ओके। और यहाँ पे अल्कोलोसिस में क्या होगा? अल्कोलोसिस में बढ़ जाएगी, कंसीडर 8 हो गई, लाइक 7.8 से 8.0। दिस इज अल्कोलोसिस एंड दिस इज समवॉट नॉर्मल। तो एसिडोसिस में क्या होता है? न्यूरोनल एक्टिविटी डिप्रेस हो जाती है, न्यूरोनल एक्टिविटी गेट डिप्रेस्ड। So acidosis depresses the neuronal activity. इसके साथ में जस्ट ऑपोजिट होगा, ये क्या हो करेगा? ये इट विल इंक्रीजेस द न्यूरोनल एक्टिविटी। द क्लासिकल एग्जाम्पल फॉर acidosis is, we all know, when there is severe diabetic or uremic acidosis coma. Very severe diabetic or uremic acidosis coma. अल्कोलोसिस में का एग्जाम्पल, लाइक इफ़ देयर इज इंक्रीज न्यूरल एक्टिविटी, मतलब यहाँ पे भी कोई वैसे ही पिक्चर बनेगी जो सेरेब्रल एपिलेप्टिक सीजर्स कॉज करेगी। इट विल क्रिएट दी कन्वल्जन्स एंड बिकॉज द एक्साइटेबिलिटी इज इंक्रीज्ड हियर। तो जो पर्सन पहले से ही एपिलेप्टिक कन्वर्जन से प्री डिस्पोज्ड है, ओके, if for a very short period, if that person will hyperventilate, अगर वो हाइपरवेंटिलेट करेगा तो वो ज़्यादा ब्लो ऑफ करेगा, बाहर क्या निकालेगा? CO2 वॉश आउट हो जाएगी। तो उससे क्या होगा? बढ़ेगा पीएच, इट इंक्रीज दी पीएच, और इट विल प्रेसिपिटेट एपिलेप्टिक attack. This is clear now, okay? The acidosis will decrease and alkalosis will increase the neural activity, and in this way it will predispose the convulsions. Now, the fourth factor is hypoxia. क्या इफेक्ट है साइनेप्टिक ट्रांसमिशन में, न्यूरोनल एक्टिविटी में?
न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी इज डिपेंड ऑन ऑक्सीजन, जैसे बॉडी की जितने बाकी सेल हैं दे आर ऑल्सो डिपेंड अपॉन द ऑक्सीजन. So in this way, this neuronal excitability depends upon the oxygen supply. और अगर हम कुछ फ्यू सेकेंड्स के लिए कंप्लीट ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर दें तो क्या होगा, जितने भी न्यूरॉन्स होंगे वो इनएक्साइटेबल हो जाएंगे. फॉर एग्जांपल, अगर ब्रेन का ब्लड फ्लो temporarily, not permanent, temporarily interrupt कर दें, interrupted, what will happen? Within 3 to 7 seconds the person becomes unconscious. It will just take 3 to 7 seconds. If there is no oxygen in the brain, the person will turn unconscious. So it's a big deal. Oxygen is important for us. Now, we will discuss some drugs also. कुछ ड्रग्स का क्या इफेक्ट है न्यूरोनल एक्टिविटी में. There are some drugs which increase the excitability and there are some drugs which decreases the excitability. Okay. तो ये कॉलम है, फर्स्ट कॉलम इज जो इंक्रीज करेंगी एक्साइटेबिलिटी को, और दूसरा कॉलम क्या है, जो डिक्रीज करेगी. दूसरा क्लासिफिकेशन है ड्रग का जो डिक्रीज करेंगी एक्साइटेबिलिटी को. ओके, दो ग्रुप हो गए. अब पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट ग्रुप को जो इंक्रीज़ करेंगी हम सब जानते हैं. हम सुबह उठते हैं और एक चाय का प्याला हमारे पास रहता है. कुछ चाय के शौकीन होते हैं, कुछ लोग कॉफ़ी के शौकीन होते हैं. तो ये पहले ग्रुप में आते हैं. इसका एग्जाम्पल है हमारी प्यारी कॉफ़ी, टी एंड कोकोआ. इन सभी में क्या पाया जाता है, इन सभी में होता है दे हैव कैफ़ीन पाया जाएगा, थियोफाइलिन. So this information is good for coffee and tea lovers, as well as theobromine. ये थोड़ा नया हो सकता है आपके लिए. अब ये कैसे न्यूरोनल एक्टिविटी को बढ़ाएंगे, कैसे उसे एक्साइट करेंगे, दो न्यूरॉन के बीच में कैसे एक्साइट करेंगे? बाय रिड्यूसिंग दी थ्रेशोल्ड फॉर एक्साइटेशन. फॉर एग्जाम्पल, अगर ये दो न्यूरॉन हैं, इनके बीच का नॉर्मल जो थ्रेशोल्ड लगता था वो 50 मिली वोल्ट का था, जो भी था, ठीक है, 50 मिली वोल्ट. तो ये क्या करेंगे, इस थ्रेशोल्ड स्टिमुलस को कम कर देंगे. मतलब अब क्या होगा, ये कुछ ऐसा मैकेनिज्म होता है इनका कि अब 30 मिली वोल्ट पे भी these neuron will participate in the synaptic transmission. So in this way they work by reducing a threshold for excitation. So this is the important point. Now the second example is, now we will take one toxin which called strychnine. Okay, तो स्ट्राइकनिन जो काइंड ऑफ पॉइजन ही है ये. सो इट इनहिबिट्स दी, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दूसरा है. मतलब इट विल ऑल्सो इंक्रीजेज दी, क्योंकि ये क्लासीफाई हो रहा है कौन से ग्रुप में, विच ड्रग्स विच इंक्रीज द एक्साइटेबिलिटी. तो इट विल ऑल्सो इंक्रीज द एक्साइटेबिलिटी, बट इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिफरेंट है एंड इट इज़ हार्मफुल ऑल्सो. ये क्या करता है, ये इनहिबिट करता है. इट विल इनहिबिट्स the inhibitory neurotransmitters, NT abbreviated to neurotransmitters. स्पेशली कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर करता है इनहिबिट, ये करता है इनहिबिटरी. देखो दो हैं, गाबा है और ग्लाइसिन है. तो जो ग्लाइसिन होता है स्पाइनल कॉर्ड में, उसको ये करता है इनहिबिट. ग्लाइसिन जो स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट है उसको इनहिबिट कर देगा. तो अब जब एक बार इनहिबिटरी जो हार्मोन था वो इनहिबिट अगर हो गया,
तो क्या हो जाएगा, जो एक्साइटेटरी इफेक्ट है दैट विल बी ओवरवेलमिंग, बट देयर विल बी अ मोर इफेक्ट ऑफ एक्साइटेटरी न्यूरो ट्रांसमीटर्स, क्योंकि इनहिबिटरी गया, अब केवल एक्साइटेटरी है, ओवरवेलम हो गया उसका इफेक्ट, तो न्यूरॉन हो जाएगा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। अब क्या होगा, बार बार रिपीटेटिव डिस्चार्ज होगा, रिपीटेटिव डिस्चार्ज होगा। रिपीटेटिव डिस्चार्ज की वजह से क्या हो सकता है, जब रिपीटेटिव बार बार डिस्चार्ज हो रहा है तो उससे क्या होगा, टोनिक मसल स्पैज्म, टोनिक मसल स्पैज्म। तो look, so this can be also a reason for tonic muscle spasm. Now the second category was the drugs which decreases the excitability. तो इसमें हम सबको पता है क्या आ सकता है, इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं एनेस्थेटिक्स का, यस ये क्लासिकल एग्जाम्पल है इसका। अब उसने डिक्रीज़ करा था थ्रेशोल्ड को, एक्साइटेबिलिटी को बढ़ा दिया था, ये इसका जस्ट अपोजिट करेंगे, इसीलिए कोई दैट्स व्हाई आई एम डूइंग कंपैरिजन हियर, बिकॉज यू नीड नॉट टू रिमेंबर एनीथिंग नाउ। एक्साइटेबिलिटी यहाँ पे थ्रेशोल्ड कम कर दिया था, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे थ्रेशोल्ड बढ़ाना पड़ेगा हमें। तो एनेस्थेटिक्स क्या करते हैं, दे इंक्रीजेज दी थ्रेशोल्ड, and when the threshold will increase there is decrease in synaptic transmission. तो ultimately the synaptic transmission will be decreases. एक सेकेंड प्रॉपर्टी ये भी है एनेस्थेटिक्स की कि ये होते हैं लिपिड में सॉल्युबल, लिपिड सॉल्युबल, तो दे कैन चेंज द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूरल मेम्ब्रेन। अगर लिपिड सॉल्युबल है ऑब्वियसली तो ये एब्जॉर्ब हो जाएंगे और दे विल चेंज दी सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूरोनल मेम्ब्रेन एंड मेकिंग देम लेस रिस्पॉन्सिव टू द एक्साइटेटरी एजेंट। कोई भी एक्साइटेटरी एजेंट है उसमें कुछ चेंजेस कर दिए इन्होंने मेम्ब्रेन्स में और नाउ ये लेस रिस्पॉन्सिव हो जाएगी, लेस रिस्पॉन्सिव टू excitatory agents, okay. So that was a comparison of the drugs which increase the excitability and drugs which decreases the excitability. The sixth property is synaptic delay. Synaptic delay. Synaptic delay में क्या होगा, साइनेप्टिक डिले में ये कुछ ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से एक तरह से डिले हो जाता है फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द साइनेप्सेस, फॉर एक्सचेंजिंग द इंफॉर्मेशन। तो वो डिले कहाँ कहाँ पर हो सकता है, ओके आई विल मेक दिस दिस इज़ वन न्यूरॉन, दिस इज़ नेक्स्ट न्यूरॉन, दिस इज़ द प्री साइनेप्टिक, ये पहला प्री साइनेप्टिक है और ये पोस्ट साइनेप्टिक रिस्पॉन्स है, ओके। इसके अंदर क्या होंगी, वेसिकल्स होंगी और उनके अंदर होगा न्यूरोट्रांसमीटर। तो पहला कारण जो है साइनेप्टिक डिले का, अगर डिस्चार्ज न्यूरोट्रांसमीटर का मतलब अब यहाँ से डिस्चार्ज यहाँ तक पहुँचेगा तो इसमें जो टाइम लगता है, इसमें जो डिले है, तो द फर्स्ट इज द टाइम टेकन फ्रॉम डिस्चार्ज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर फ्रॉम प्री साइनेप्टिक टर्मिनल टू पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल। यहाँ तक पहुँचा ये, यहाँ पे टाइम लग गया। दूसरा कहाँ पे डिले होगा, द सेकेंड डिले विद डिफ्यूजन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर ऑन पोस्ट न्यूरोनल मेम्ब्रेन और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। अब ये यहाँ पे आके इसको डिफ्यूज होने में भी तो टाइम लगेगा, तो सेकेंड इज टाइम टेकन बाय डिफ्यूजन ऑफ न्यूरोट्रांसमिशन ऑन पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। नाउ द थर्ड, टाइम टेकन बाय द एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन ऑन द रिसेप्टर। अब न्यूरोट्रांसमीटर को कहाँ पे ऐड करना है, यहाँ पे जो रिसेप्टर्स हैं इनमें एक्शन करने में जो टाइम लगेगा, वो तीसरा कारण है। सो इन दिस वे दिस फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। नाउ फोर्थ, द टाइम टेकन टू चेंज
membrane permeability. This is the fourth region. Now fifth is मतलब यहाँ की जो परमिबिलिटी है वो चेंज होगी पोस्ट न्यूरोनल मेम्ब्रेन की, इसमें भी टाइम लगेगा. और फिफ्थ है इनवर्ड डिफ्यूजन ऑफ सोडियम टू इंक्रीज द एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल, जिसे हम कहते हैं मतलब अंदर आएगा यहाँ पे सोडियम, इनवर्ड डिफ्यूजन ऑफ सोडियम आयंस टू इंक्रीज द EPSP पोस्ट एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल, जो कि अल्टीमेटली किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एक्शन पोटेंशियल में. तो इस तरह से जो टोटल साइनेप्टिक डिले का टाइम है, टोटल टाइम ये 4-5 प्रोसेस जो हैं ये हैं 0.5 मिली सेकेंड का. दिस वी कॉल दी साइनेप्टिक डिले. Okay, thank you so much for watching this video. In next video, I will cover convergence, divergence, and summation. Thanks for watching.